आज हम सब यूपीएससी मेंस 2021 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स के डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे। आखिर आपको एग्जाम में किस प्रकार से लिखना चाहिए ताकि आपको हर एक जीएस पेपर में 100 प्लस मार्क्स इजीली आ जाए। बाय द वे, हमने सारे जीएस पेपर 1 से लेकर के 4 तक का डिटेल आंसर बताया है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए। हर एक क्वेश्चन को टू द पॉइंट बताने का कोशिश किया गया है। आखिर एग्जैक्टली आपको एग्जाम में किस प्रकार से लिखना चाहिए। यदि इस तरीके से आप लिखते हैं तो अवश्य आपको बेहतरीन मार्क्स आएंगे। इस वीडियो में हम सब जनरल स्टडी पेपर 4 हिंदी मीडियम के लिए बनाए हैं। यदि आपको इंग्लिश मीडियम के लिए डिटेल आंसर चाहिए तो आप वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं, जिसमें हमने चारों जीएस पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए सेपरेट वीडियोस बनाए हुए हैं। यह सारा पेपर यूपीएससी के एक्सपर्ट के द्वारा सॉल्व किए गए हैं। ज़्यादा समय ना गवाते हुए अब हम सब डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जीएस पेपर 4 यूपीएससी 2021 फॉर हिंदी मीडियम। लेट्स गेट स्टार्टेड। बाय द वे, यदि आपको 1979 से लेकर के 2021 तक के मेंस के चारों जीएस के डिटेल्ड सॉल्यूशंस चाहिए तो आप यह बुक अवश्य डाउनलोड कर ले। यह बुक दोनों मीडियम में अवेलेबल है, इंग्लिश एवं हिंदी। इस बुक में टू द पॉइंट सॉल्यूशंस बताने का कोशिश किया गया है और जो इसमें सॉल्यूशन बताए गए हैं वो यूपीएससी के वर्ड लिमिट के अनुसार बनाए गए हैं। बेहद डिटेल में सॉल्व किया गया है। जिस प्रकार यूपीएससी को आंसर का डिमांड है उसी प्रकार का आंसर इस बुक में प्रस्तुत किया गया है। एंड बाय द वे, यह बुक एक्सआईएएस और रिनाउंड डीयू प्रोफेसर के मार्गदर्शन में बनाया गया है। आशा करते हैं आप इस बुक को डाउनलोड करेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। अब हम सब क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। 1. उन 5 नैतिक लक्षणों की पहचान कीजिए जिन पर कोई एक सिविल सेवक के कार्य निष्पादन की योजना बना सकता है। मैट्रिक्स में उनके समावेश का औचित्य सिद्ध कीजिए। इस क्वेश्चन का आप आंसर कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। नैतिकता अधिकारों और गलत के व्यक्तिपरक मानक हैं। एक सिविल सेवक के लिए नैतिक रूप से कार्य करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। नैतिक लक्षणों का एक मैट्रिक्स सिविल सेवकों के प्रदर्शन मूल्यांकन में सहायक हो सकता है, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है। नैतिक गुण 1. सत्यनिष्ठा। समावेश का कारण भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए ईमानदारी महत्वपूर्ण है। सार्वजनिक संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग, पेशेवर उत्कृष्टता की खोज, दूसरों के लिए रोल मॉडल के रूप में कार्य करने के लिए नेतृत्व की गुणवत्ता। 2. निस्वार्थता। समावेश का कारण हितों के टकराव को सुलझाने में मदद करता है। भाई भतीजावाद और वंशवाद का मुकाबला करना, सौंपे गए सार्वजनिक संसाधनों और प्राधिकरण के दुरुपयोग को रोकना। 3. करुणा। समावेश का कारण कमजोर वर्ग के प्रति सहानुभूति लाता है। कमजोर के लिए काम करने के लिए आत्म प्रेरणा, परिणाम और प्रभावशीलता अभिविन्यास, भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एक तत्व। 4. वस्तुनिष्ठता। शामिल करने का कारण एक सिविल सेवक को निष्पक्ष और गैर पक्षपातपूर्ण बनाता है। व्यक्तिगत पूर्वाग्रह के बिना योग्यता के आधार पर निर्णय, कार्रवाई में निष्पक्षता, दक्षता अभिविन्यास, विरोधी विचारों के प्रति सहिष्णुता। 5. जवाबदेही। शामिल करने का कारण सिविल सेवकों को उनके आचरण और निर्णय के लिए जवाबदेह बनाना, प्रशासन को पारदर्शी और जनोन्मुखी बनाता है, जनता का विश्वास बनाए, अनैतिक आचरण को रोकें। ये 5 नैतिक लक्षण एक सिविल सेवक की नैतिक नींव बनाते हैं और अन्य मूल्य जैसे गैर पक्षपात, सहिष्णुता, प्रतिक्रियात्मकता उनमें से निकल सकते हैं। ये लक्षण सुनिश्चित करते हैं कि एक सिविल सेवक प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने पेशेवर दायित्व को पूरा करता है। आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं। तो हम सब आगे बढ़ते हैं। अब हम सब क्वेश्चन नंबर 1 बी को देखते हैं। 1. बी. एक प्रभावी लोक सेवक बनने के लिए आवश्यक 10 आवश्यक मूल्यों की पहचान करें। लोक सेवकों में गैर नैतिक व्यवहार को रोकने के तरीकों और साधनों का वर्णन करें। इस क्वेश्चन का आप आंसर कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। एक प्रभावी लोक सेवक बनने के लिए आवश्यक मूल्य हैं। 1. सत्यनिष्ठा, मूल्य प्रणाली, विचारों और आचरण में निरंतरता। 2. वस्तुनिष्ठता, निष्पक्ष निर्णय लेना। 3. नेतृत्व, वांछित लक्ष्य की ओर अधीनस्थ नेतृत्व करने की क्षमता। 4. खुलापन, पारदर्शी और जांच के लिए खुला होना। 5. जवाबदेही, जनता की मांगों को संबोधित करना। 6. सहानुभूति, जनता के दर्द को ऊपर उठाने की दिशा में महसूस करना और कार्य करना। 7. निस्वार्थता,
कर्म स्व उन्मुख नहीं बल्कि अन्य उन्मुख होना चाहिए। 8. ईमानदारी, निष्पक्ष, भरोसेमंद और ईमानदार होना। 9. जवाबदेही, कार्यों के लिए जिम्मेदारी और जवाबदेही मानते हुए। 10. साहस, विपरीत परिस्थितियों में भी आवश्यक कार्य करने की क्षमता। लोक सेवकों में गैर नैतिक व्यवहार को रोकने के तरीके और साधन इस प्रकार हैं। 1. प्रभावी कानून, नियम और विनियम जो स्पष्ट रूप से अनैतिक आचरण के लिए त्वरित कार्रवाई के लिए एक तंत्र के साथ क्या करें और क्या न करें को परिभाषित करते हैं। 2. किराया मांगने के अवसरों को कम करने के लिए विवेकाधीन शक्ति में कटौती और नागरिक ग्राहक और सेवा प्रदाता के बीच सीधे संपर्क को कम करना। 3. RTI, सोशल ऑडिट, ई गवर्नेंस आदि जैसे पारदर्शिता और जवाबदेही साधनों का प्रभावी उपयोग। विसल ब्लोअर को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करना भी आवश्यक है। 4. बेहतर कार्मिक प्रबंधन, उच्च नैतिक क्षमता और जागृत विवेक वाले उम्मीदवारों का चयन, प्रदर्शन और आवधिक प्रशिक्षण के आधार पर पदोन्नति। 5. प्रदर्शन आधारित बोनस के संदर्भ में उचित पुरस्कार और दंड तंत्र जो कड़ी मेहनत को प्रोत्साहित करते हैं और गैर नैतिक आचरण को हतोत्साहित करते हैं। इन आवश्यक मूल्यों का मिलन और ये सुधार लोक सेवकों को अधिक प्रभावी और लोकोन्मुखी बना सकते हैं। आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं। तो हम सब आगे बढ़ते हैं। अब हम सब क्वेश्चन नंबर 2A को देखते हैं। 2A तर्कसंगत निर्णय लेने के लिए इनपुट के विश्वसनीय स्रोत के रूप में डिजिटल प्रौद्योगिकी का प्रभाव एक बहस का मुद्दा है। उपयुक्त उदाहरण के साथ समालोचनात्मक मूल्यांकन करें। इस क्वेश्चन का आप आंसर कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। निर्णय लेने में वस्तुनिष्ठता या तर्कसंगतता डेटा की उपलब्धता, मात्रा और गुणवत्ता पर निर्भर करती है। डिजिटल प्रौद्योगिकी के अत्यधिक उपयोग ने निर्णयों की गुणवत्ता पर इसके प्रभाव के बारे में प्रश्न खड़े किए हैं। डिजिटल प्रौद्योगिकियां तर्कसंगत निर्णय लेने के लिए इनपुट के एक विश्वसनीय स्रोत के रूप में कार्य कर सकती हैं, जैसा कि नीचे दिखाया गया है। 1. डिजिटल प्रौद्योगिकियों ने डेटा एकत्र करना और मिलान करना और विभिन्न एल्गोरिदम का उपयोग करके इसे सार्थक जानकारी में परिवर्तित करना आसान बना दिया है। उदाहरण के लिए, नीतिगत हस्तक्षेप तय करने के लिए विभिन्न सर्वेक्षण जैसे जनगणना, NFHS आदि। 2. डिजिटल तकनीक वास्तविक समय में डेटा साझा करने और निगरानी को सक्षम कर सकती है, बाधाओं की पहचान करने और आवश्यक सुधार करने में मदद कर सकती है। उदाहरण के लिए, परियोजना कार्यान्वयन की स्थिति पर नज़र रखने के लिए ऑनलाइन डैशबोर्ड। 3. डिजिटल तकनीक विभिन्न विभागों, मंत्रालयों और भौगोलिक क्षेत्रों में फैले डेटा और सूचनाओं को एकीकृत करने में मदद करती है। इस प्रकार, स्थिति की समग्र तस्वीर प्रदान करना और वस्तुनिष्ठ निर्णय लेने में मदद करना। 4. बिग डेटा विश्लेषण जलवायु परिवर्तन, कोविड-19 प्रकोप आदि जैसी किसी घटना की भविष्य की प्रगति की भविष्यवाणी कर सकता है। यह तर्कसंगत निर्णय लेने और पाठ्यक्रम में सुधार करने के लिए एक चेतावनी देता है। 5. डिजिटल तकनीक ने सूचनाओं को फैलाना और लोगों को जागरूक करना आसान बना दिया है। उदाहरण के लिए, कोविड के उचित व्यवहार को बढ़ावा देना। हालांकि, डिजिटल प्रौद्योगिकियां तर्कसंगत निर्णय लेने के लिए इनपुट के विश्वसनीय स्रोत के रूप में कार्य नहीं कर सकती हैं, जैसा कि नीचे दिखाया गया है। 1. डिजिटल प्रौद्योगिकियां तर्कसंगत निर्णय लेने के लिए आवश्यक डेटा के सभी सेट को कैप्चर नहीं कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आर्थिक नीति पूरी तरह से डिजिटल जानकारी पर आधारित है तो बैंक रहित लोगों को छोड़ दिया जा सकता है। 2. डिजिटल प्रौद्योगिकियों के परिणामस्वरूप लक्षित संदेशों ने प्राप्तकर्ता के दृष्टिकोण को बदल दिया है और उनमें हेरफेर किया है। उदाहरण के लिए, चुनाव प्रचार के दौरान। 3. सोशल मीडिया ने भ्रम और संज्ञानात्मक असंगति पैदा करने वाली असत्यापित जानकारी का एक इन्फोडेमिक बनाया है। उदाहरण के लिए, से संबंधित विभिन्न फर्जी खबरें। 4. बंधी हुई तर्कसंगतता, लोग स्थिति की अपनी धारणा के अनुसार कार्य करते हैं। इसलिए सभी जानकारी उपलब्ध होने पर भी लोग तर्कसंगत रूप से कार्य नहीं कर सकते हैं। 5. डिजिटल प्रौद्योगिकियां मानवीय भावनाओं से रहित हैं। लोगों को वंस और जीरोस के सेट के रूप में दर्शाया जाता है। इस तरह की जानकारी पर आधारित निर्णय यांत्रिक तर्कसंगतता को जन्म दे सकते हैं, जहां करुणा और निष्पक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन किया जाता है। इस प्रकार, डिजिटल तकनीक सूचना प्रदान कर सकती है, लेकिन निर्णयों की निष्पक्षता भी मानवीय मूल्यों, दृष्टिकोण और विवेक पर आधारित होती है। आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं। तो हम सब आगे बढ़ते हैं। अब हम सब क्वेश्चन नंबर 2B को देखते हैं। 2B डोमेन ज्ञान के अलावा
एक सार्वजनिक अधिकारी को नैतिक दुविधाओं को हल करते समय उच्च स्तर की नवीनता और रचनात्मकता की भी आवश्यकता होती है। उपयुक्त उदाहरण सहित चर्चा कीजिए। इस क्वेश्चन का आप आंसर कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। भारतीय सिविल सेवा में बुद्धिमान सामान्यवादी अधिकारियों का वर्चस्व है। अपने आधिकारिक कार्यों के प्रदर्शन के दौरान उन्हें अक्सर कई नैतिक दुविधाओं का सामना करना पड़ता है। नैतिक दुविधाओं को हल करने में डोमेन ज्ञान महत्वपूर्ण है क्योंकि 1. डोमेन विशेषज्ञता वाले सिविल सेवक विशिष्ट क्षेत्र की बारीकियों और गतिशीलता को समझने में सक्षम होते हैं जो परस्पर विरोधी मूल्यों के बीच टकराव को हल करने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए ई. श्रीधरन भारत के मेट्रोमैन शिक्षा द्वारा एक सिविल इंजीनियर हैं। 2. सरकारी कार्य अधिक विशिष्ट और परिष्कृत होते हुए विकसित हुए हैं, विशेष रूप से सेवा वितरण में निजी खिलाड़ियों की अधिक भूमिका के साथ। उदाहरण के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए सरकारी अनुबंधों को ठीक से तैयार करना आवश्यक है। 3. सिविल सेवकों में डोमेन विशेषज्ञता निर्णयों की गुणवत्ता और सेवा वितरण में सुधार करने में मदद करती है, इस प्रकार जनता के विश्वास को बढ़ावा देती है। उदाहरण के लिए नंदुरबार के कलेक्टर डॉक्टर राजेंद्र भरूद अपने डोमेन ज्ञान के कारण प्रभावी तरीके से कोविड-19 की दूसरी लहर का प्रबंधन करने में सक्षम थे। 4. डोमेन विशेषज्ञता की प्रणाली बाहरी विशेषज्ञ परामर्श पर निर्भरता को कम करते हुए योग्यता, दक्षता, निष्पक्षता को भी बढ़ावा देती है। निजी क्षेत्र में भी शीर्ष प्रबंधन के लोगों के पास डोमेन विशेषज्ञता है जो उन्हें दुविधाओं को हल करने में मदद करती है। कठिन महत्वपूर्ण डोमेन विशेषज्ञता सभी मामलों में पर्याप्त नहीं है। नैतिक दुविधाओं को हल करने के लिए नवीनता और रचनात्मकता की भी आवश्यकता होती है। 1. बॉक्स समाधान खोजने की क्षमता जो नैतिक दुविधाओं को हल करने के लिए प्रतीत होता है कि अलग अलग मूल्यों, कार्यों के पाठ्यक्रम को सुझाने में मदद कर सकती है। उदाहरण के लिए आवश्यक दस्तावेज की कमी वाले किसी व्यक्ति को सरकारी योजना का लाभ देना, समाधान अनंतिम दस्तावेज प्रदान करने के लिए आईसीटी का उपयोग। 2. एक ही समस्या के लिए अलग अलग विशेषज्ञ अलग अलग सुझाव, विचार दे सकते हैं। प्रभावी नीति के लिए सही प्रकार के डेटा और सलाह की पहचान करने के लिए रचनात्मकता और नवाचार के साथ एक सिविल सेवक। उदाहरण के लिए लाइव्स बनाम लाइवलीहुड के सवालों पर प्रबंधन के दौरान विभिन्न विशेषज्ञों की अलग अलग राय थी। 3. राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक बाधाओं के तहत काम करते हुए उभरती अंतर अनुशासनात्मक समस्याओं को हल करने के लिए भी यह महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए बैड लोन की समस्या आर्थिक मंदी, विलफुल डिफॉल्ट, राजनीति, व्यापार गठजोड़ और बैंकों की जोखिम का आकलन करने में असमर्थता में निहित है। इसलिए डोमेन विशेषज्ञता और रचनात्मकता दोनों एक नेता के महत्वपूर्ण गुण हैं जो उसे विभिन्न नैतिक दुविधाओं को हल करने में सक्षम बनाता है। आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं। तो हम सब आगे बढ़ते हैं। अब हम सब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 3. प्रत्येक कार्य को सफल होने से पहले सैकड़ों कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। जो दृढ़ रहते हैं वे देर सबेर प्रकाश को देखेंगे। स्वामी विवेकानंद। इस क्वेश्चन का आप आंसर कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। दृढ़ता अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करने के लिए अपने प्रयासों को बनाए रखने की क्षमता है। दृढ़ता छोटे और बड़े मामलों में सफलता की कुंजी है, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है। 1. चलने के लिए सीखने में कई बार गिरना शामिल है, इससे पहले कि पहला कदम सीधे मुद्रा में रखा जाए। 2. वयस्कता में सत्यनिष्ठा, वर्षों की मूल्य भावना और बेईमानी के प्रलोभनों बौद्धिक या भौतिक पर जीत पर आधारित है। उदाहरण के लिए स्कूली परीक्षाओं में, परियोजना के शोध प्रबंध, व्यक्तिगत जीवन में आदि। 3. गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त करने से पहले खुद को सबसे गंभीर तपस्या, बौद्धिक प्रश्नों और वाद विवाद के अधीन किया। 4. महात्मा गांधी के सत्य के साथ प्रयोग में अपरिपक्व उम्र में झूठ बोलना और चोरी करना शामिल था। स्वतंत्रता संग्राम के प्रति उनका दृष्टिकोण चौरी चौरा और भारत छोड़ो आंदोलन के बीच विपरीत तरीकों से विकसित हुआ। 5. स्वामी विवेकानंद स्वयं एक जिज्ञासु युवक थे जो सभी हठधर्मिता पर सवाल उठाते थे। उनके खुले और असंतुष्ट दिमाग ने उन्हें अपने भविष्य के गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस से मिलने के लिए प्रेरित किया और उनमें जीवन में अपने मिशन को पूरा किया। कठिनाइयाँ, परीक्षण और क्लेश और असफलता सफलता के मार्ग का हिस्सा हैं। जो दृढ़ रहते हैं वे प्रकाश को देखते हैं जिसे छोड़ने वाले नहीं देख सकते। अब हम सब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 3 हम बाहरी दुनिया में तब तक शांति प्राप्त नहीं कर सकते जब तक हम अपने भीतर शांति प्राप्त नहीं करते।
दलाई लामा। इस क्वेश्चन का आप आंसर कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। शांति संघर्ष की कमी और स्वीकृति की स्थिति है। शांति व्यक्तियों और समाज को उनकी क्षमता से स्वस्थ लाभ प्राप्त करने की अनुमति देती है। अपने भीतर शांति की प्रासंगिकता। विश्व में शांति के लिए 1 अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की कुंजी भीतर की शांति है, जो घर पर माता पिता और बच्चों, सीमाओं पर सैनिकों, सार्वजनिक जीवन में नेताओं, काम पर कर्मचारियों आदि की भूमिकाओं के लिए महत्वपूर्ण है। 2 आंतरिक शांति धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देने में मदद करती है, जो सांप्रदायिकता का विरोधी है। 3 जब लोग अपने भीतर तृप्त होते हैं तो बलात्कार, चोरी, घरेलू हिंसा, भ्रष्टाचार आदि अपराधों की घटनाएं कम होने की संभावना होती है। 4 आंतरिक शांति लालच की कमी से जुड़ी है, जिसका धन, स्थिति और आय की असमानता, पागल उपभोक्तावाद, जलवायु परिवर्तन आदि के खिलाफ असर पड़ता है। 5 नक्सलवाद, अलगाववाद आदि जैसे सामाजिक संघर्षों को व्यक्तियों के भीतर आंतरिक शांति की कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। हालांकि हमारे भीतर की शांति के नकारात्मक परिणाम भी हो सकते हैं। 1 यह लापरवाह नैतिकता और अनजान नागरिक को जन्म दे सकता है। उदाहरण के लिए लैंगिक मुद्दों, स्वच्छता आदि के प्रति उदासीनता का रवैया। 2 भीतर की शांति बौद्धिक विकास में बाधा बन सकती है। उदाहरण के लिए धार्मिक हठधर्मिता की स्वीकृति वैज्ञानिक अन्वेषणों को कमजोर कर सकती है। आंतरिक शांति विश्व में शांति का निर्माण खंड है, लेकिन शांति की इच्छा को हठधर्मिता और संघर्षों के प्रति समर्पण के खतरे से बचना चाहिए। अब हम सब क्वेश्चन नंबर 3 सी को देखते हैं। 3 सी अन्योन्याश्रितता के बिना जीवन का कोई मतलब नहीं है। हमें एक दूसरे की ज़रूरत है, और जितनी जल्दी हम इसे सीख लें, यह हम सभी के लिए बेहतर है। एरिक एरिक्सन। इस क्वेश्चन का आप आंसर कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। अन्योन्याश्रय दुनिया का एक बुनियादी तथ्य है। पारिस्थितिकी से लेकर खगोलीय पिंडों, परिवार से लेकर राष्ट्रों तक, हम एक अन्योन्याश्रित दुनिया में रहते हैं। अन्योन्याश्रयता का महत्व। 1 मूल्य। परिवार, स्कूल, दोस्त, समुदाय आकार व्यक्तियों में मूल्य पैदा करते हैं और समाज के नैतिक ताने बाने को बुनते हैं। 2 जलवायु कार्रवाई। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय क्षति के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के लिए सामान्य लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियां हैं। 3 लोकतंत्र। संस्थागत नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के बीच शक्तियों का वितरण या संघवाद के माध्यम से लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। 4 भावनात्मक भलाई। स्वयं और दूसरों की भावनात्मक ज़रूरतों को समझना, भावनात्मक रूप से समझा जाना अन्योन्याश्रित प्रतिबिंब की अभिव्यक्ति है। 5 वैज्ञानिक विकास। न्यूटन और माधव जैसे बौद्धिक दिग्गजों के कंधों पर निर्भरता, शोध प्रबंध के माध्यम से ज्ञानमीमांसा। 6 विरासत। जनजातीय ज्ञान प्रणालियों, मौखिक परंपराओं, साहित्य, धर्मादि के माध्यम से अंतरपीढ़ीगत ज्ञान संस्कृति के स्रोत हैं। इतिहास, संस्कृति, पारिस्थितिकी और विकास सभी अन्योन्याश्रित हैं। ग्लोबल वार्मिंग और विकास घाटा आधुनिक दुनिया में अन्योन्याश्रयता का सबसे शिक्षाप्रद उदाहरण है। अपनी व्यक्तिगत ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें अपने आसपास के समाज और प्रकृति का ध्यान रखना होगा। अब हम सब क्वेश्चन नंबर 4 ए को देखते हैं। 4 ए मनोवृत्ति एक महत्वपूर्ण घटक है जो मनुष्य के विकास में इनपुट के रूप में जाता है। एक लोक सेवक के लिए आवश्यक उपयुक्त मनोवृत्ति का निर्माण कैसे करें? इस क्वेश्चन का आप आंसर कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। नौकरशाह सरकार का चेहरा होते हैं। एक सकारात्मक दृष्टिकोण को एक सिविल सेवक की एक आवश्यक विशेषता माना जाता है, जिसे अत्यधिक तनाव में कार्य करने की आवश्यकता होती है। एक लोक सेवक के लिए आवश्यक उपयुक्त मनोवृत्ति का निर्माण निम्न के द्वारा किया जा सकता है। 1 करुणा का अभ्यास करना। जैसे एक लोक सेवक को जनता के कल्याण के लिए काम करने की आवश्यकता होती है, करुणा एक उपयुक्त दृष्टिकोण बनाने में मदद कर सकती है। 2 महान नेताओं के उदाहरण। लोक सेवक अक्सर खुद को नैतिक दुविधाओं की स्थिति में पाते हैं। ऐसे परिदृश्य में गांधी, सरदार पटेल, नेहरू आदि जैसे महान नेताओं के जीवन उदाहरण सकारात्मक दृष्टिकोण के निर्माण में मदद कर सकते हैं। 3 समस्या समाधान दृष्टिकोण। सीखने की समस्या समाधान दृष्टिकोण लोक सेवकों के लिए उपयुक्त दृष्टिकोण बनाने में मदद करेगा, क्योंकि उन्हें समस्याओं को हल करने के लिए नवीन तरीके अपनाने की आवश्यकता होती है। 4 न्यायोचित कार्यों का पालन करना। चूंकि लोक सेवकों को अपने कर्तव्यों का पालन करने में न्यायपूर्ण और गैर पक्षपाती होना आवश्यक है। 5 नैतिक मूल्यों को आत्मसात करना।
चूंकि लोक सेवक से उच्च सत्यनिष्ठा ईमानदारी की अपेक्षा की जाती है और एक जिम्मेदार और पारदर्शी तरीके से कार्य करने की अपेक्षा की जाती है, किसी के जीवन में नैतिक मूल्यों को आत्मसात करने से एक लोक सेवक के लिए उपयुक्त रवैया बनाने में मदद मिल सकती है। 6. देशभक्ति का भाव जगाना। चूंकि लोक सेवकों को राष्ट्रीय हित को बनाए रखना होता है, देशभक्ति के मूल्यों को आत्मसात करने से वांछनीय रवैया पैदा हो सकता है। एक इंसान बड़े पैमाने पर जीवन के प्रति उसके दृष्टिकोण से परिभाषित होता है। एक लोक सेवक, जिसके पास राष्ट्र के शासन की जिम्मेदारी है, को अपनी क्षमता के अनुसार देश की सेवा करने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने की आवश्यकता है। आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं। तो हम सब आगे बढ़ते हैं। अब हम सब क्वेश्चन नंबर 4B को देखते हैं। 4B, अंतःकरण के संकट के मामले में क्या भावनात्मक बुद्धिमत्ता उस नैतिक या नैतिक रुख से समझौता किए बिना उस पर काबू पाने में मदद करती है जिसका आप पालन करने की संभावना रखते हैं? समालोचनात्मक जांच करें। इस क्वेश्चन का आप आंसर कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। विवेक एक आंतरिक आवाज है जो यह तय करने में मदद करती है कि नैतिक या नैतिक क्या है। विवेक का संकट COC भ्रम की स्थिति है जहां या तो कोई व्यक्ति कुछ ऐसा कर रहा है जो उसके विवेक के खिलाफ जाता है, या अंतरात्मा की आवाज यह तय करने में सक्षम नहीं है कि नैतिक या नैतिक रूप से सही क्या है। मूल्य संघर्ष। उदाहरण के लिए, महाभारत की शुरुआत में अर्जुन को अंतरात्मा के संकट का सामना करना पड़ा। भावनात्मक बुद्धिमत्ता बेहतर निर्णय लेने के लिए भावनाओं का उपयोग करते हुए स्वयं और दूसरों की भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता है। 1. अंतःकरण का संकट एक अवांछनीय मनोवैज्ञानिक अवस्था है और भावनात्मक बुद्धिमत्ता नैतिक मानकों से समझौता किए बिना इस पर काबू पाने में मदद कर सकती है। किसी भी कार्रवाई की वांछनीयता और नैतिकता का पता लगाना आसान है। उदाहरण के लिए, सीटी बजाना। 2. यह स्पष्ट रूप से भिन्न मूल्यों को समेटने में मदद कर सकता है जो अंतरात्मा के संकट का कारण हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, AI करुणामय न्याय की ओर ले जाने वाली भावनाओं की व्यक्तिपरकता के साथ कानून की निष्पक्षता को मिला सकता है। 3. भावनात्मक बुद्धिमत्ता व्यक्तियों को आंतरिक शक्ति देती है जो उन्हें सत्यनिष्ठा के साथ कार्य करने और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम बनाती है। उदाहरण के लिए, अंतःकरण का संकट जबरन भ्रष्टाचार या वरिष्ठ के आदेश का मामला है जो स्थापित नैतिक मानकों के विरुद्ध है। 4. भावनात्मक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों को मनाने और संघर्षों को सुलझाने में सक्षम होते हैं। उदाहरण के लिए, विभिन्न समुदायों द्वारा अलग अलग मांगों के कारण उत्पन्न होने वाले डीएम के लिए संघर्ष का संकट। 5. AI सार्वजनिक बनाम व्यक्तिगत हित जैसे मामलों में उत्पन्न होने वाले विवेक के संकट को हल करने वाली स्वार्थी इच्छाओं को नियंत्रित करने में मदद करता है। महत्वपूर्ण होने के बावजूद, कभी-कभी अंतरात्मा के संकट को हल करने में AI पर्याप्त नहीं हो सकता है। ऐसे मामलों में कानून, नियम, विनियम और सामाजिक मूल्य नैतिक आचरण के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य कर सकते हैं और COC को हल करने में मदद कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं। तो हम सब आगे बढ़ते हैं। अब हम सब क्वेश्चन नंबर 5A को देखते हैं। 5A, शरणार्थियों को उस देश में वापस नहीं भेजा जाना चाहिए जहां उन्हें उत्पीड़न या मानव अधिकार उल्लंघन का सामना करना पड़ेगा। खुले समाज के साथ लोकतांत्रिक होने का दावा करने वाले राष्ट्र द्वारा नैतिक आयाम का उल्लंघन किए जाने के संदर्भ में कथन का परीक्षण कीजिए। इस क्वेश्चन का आप आंसर कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। गैर प्रतिशोध एक सिद्धांत है जो किसी देश को उस देश में शरणार्थी लौटने से रोकता है जहां उन्हें उत्पीड़न का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि, खुले समाज के साथ लोकतांत्रिक होने का दावा करने वाले देश अक्सर शरणार्थियों को स्वीकार करने से इनकार करते हैं और उन्हें निम्नलिखित नैतिक प्रश्न उठाते हुए वापस भेजते हैं। 1. राष्ट्रीय हित बनाम वैश्विक जिम्मेदारी। देश सीमित संसाधनों, सुरक्षा खतरों, अपने नागरिकों के प्रति प्राथमिक जिम्मेदारी का हवाला देते हुए शरण से इनकार करते हैं। हालांकि, वैश्विक समुदाय के सदस्य के रूप में जिम्मेदारी का अक्सर उल्लंघन किया जाता है। शरणार्थियों के साथ व्यवहार करने में निरंकुश पहलू, रक्षा करने के लिए कर्तव्य की उपेक्षा करते हुए राष्ट्र अपने कार्यों को उपयोगितावादी दृष्टिकोण, अपने नागरिक की रक्षा पर उचित ठहराते हैं। 2. मानव अधिकार जीवन, स्वतंत्रता और किसी की क्षमता का एहसास करने के अवसर के लिए अपरिहार्य अधिकार हैं। शरणार्थियों को वापस करने से उन्हें उनके मूल मानवाधिकारों से वंचित कर दिया जाता है। 3. जरूरतमंदों को वापस करना कांट की स्पष्ट अनिवार्यता के खिलाफ है क्योंकि इसे एक सार्वभौमिक सिद्धांत में नहीं बनाया जा सकता है।
कुछ देशों पर विदेश नीति के एक उपकरण के रूप में प्रवासियों का उपयोग करने का आरोप लगाया जाता है, जैसा कि 2021 बेलारूस यूरोपीय संघ सीमा संकट के दौरान देखा गया था। यह लोगों को साधन के रूप में उपयोग करने के बराबर है, न कि अपने आप में साध्य के रूप में। इस तरह की हरकतें गांधीजी के ताबीज सबसे कमजोर के हित को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की परीक्षा पास नहीं करती हैं। 4. अधिकांश शरणार्थी अपनी स्वयं की किसी भी गलती के बिना पीड़ित हैं। वे विशेष देश, सीरिया, अफगानिस्तान में उत्पीड़ित समुदाय, अहमदिया, रोहिंग्या आदि में पैदा होने के कारण जन्म की दुर्घटना के कारण हिंसा का शिकार हो जाते हैं। उन्हें हिंसा और उत्पीड़न से बचने के अवसर से वंचित करना सभी नैतिक सिद्धांतों के खिलाफ जाता है। 5. ऐतिहासिक जिम्मेदारी। कई शरणार्थी संकटों के लिए पश्चिमी दुनिया जिम्मेदार है। उदाहरण के लिए औपनिवेशिक शोषण और नीतियां, साइक्स-पिकोट समझौता, सशस्त्र मानवीय हस्तक्षेप से गृहयुद्ध, मध्य पूर्व, जलवायु शरणार्थी आदि। उन्हें अपने कार्यों के लिए ऐतिहासिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। 6. समाज में नैतिकता का मानक। शरणार्थियों का अमानवीयकरण और उनकी पीड़ा को पहचानने से इनकार करना भविष्य के लिए गलत उदाहरण पेश करता है और समाज में देखभाल, सहानुभूति, करुणा जैसे मूल्यों में गिरावट का कारण बनता है। लोकतांत्रिक उदार देशों, संसाधनों और क्षमताओं वाले समाजों को शरणार्थियों को स्वीकार करना चाहिए और उन्हें अपने जीवन के बुनियादी मानव अधिकार और खुशी की खोज करने की अनुमति देनी चाहिए। आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं। तो हम सब आगे बढ़ते हैं। अब हम सब क्वेश्चन नंबर 5B को देखते हैं। 5B, क्या एक सफल सिविल सेवक बनाने के लिए निष्पक्ष और गैर पक्षपाती होना अनिवार्य गुण माना जाना चाहिए? दृष्टांतों के साथ चर्चा करें। इस क्वेश्चन का आप आंसर कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। जबकि निष्पक्षता का अर्थ है बिना किसी पूर्वाग्रह के कार्य करना, गैर पक्षपात राजनीतिक रूप से तटस्थ होने का एक गुण है। इन दोनों को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में एक सिविल सेवक के लिए आवश्यक आधारभूत मूल्यों के रूप में माना जाता है, क्योंकि गैर पक्षपात 1 इसका तात्पर्य यह है कि सिविल सेवक राजनीतिक पूर्वाग्रह के बिना ईमानदारी से दिन की सरकार की सेवा करेगा। उदाहरण के लिए, एक निवासी आयुक्त को केंद्र और राज्य में अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं की सरकारों के अधीन काम करना पड़ सकता है। 2. किसी भी राजनीतिक दल को बिना किसी डर, पक्षपात के और संवैधानिक सिद्धांतों के आधार पर निर्णय लेने में एक सिविल सेवक की मदद करेगा। उदाहरण के लिए, चुनावों के दौरान गैर पक्षपात एक आरओ के कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने में की सहायता करेगा। 3. यह निर्वाचित प्रतिनिधि और सिविल सेवकों के बीच एक प्रभावी पेशेवर संबंध सुनिश्चित करता है। उदाहरण के लिए, गैर पक्षपात सत्ता में पार्टी की परवाह किए बिना मुख्य सचिव की विश्वसनीयता को बनाए रखेगा। निष्पक्षता 1 एक सिविल सेवक को वस्तुनिष्ठ मानदंडों पर निर्णय लेने में मदद करता है, न कि पूर्वाग्रहों और पूर्वाग्रहों पर। उदाहरण के लिए, निष्पक्षता वित्त आयोग के अध्यक्ष को अपने स्वयं के गृह राज्य के पूर्वाग्रह के बिना वस्तुनिष्ठ मानदंडों पर संसाधनों की सिफारिश करने में मदद करेगी। 2. यह सिविल सेवक और समाज, नागरिकों के बीच एक सौहार्दपूर्ण और प्रभावी संबंध सुनिश्चित करता है। उदाहरण के लिए, एक निष्पक्ष लोगों का सम्मान करेगा और इस प्रकार विभिन्न संघर्ष प्रबंधन स्थितियों में उनका सहयोग प्राप्त करेगा। 3. यह हर चीज और सभी के प्रति समान दृष्टिकोण बनाने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, निष्पक्षता जाति या धर्म के पूर्वाग्रह के बिना PMMVY के तहत लाभों को लागू करने में DMDC की सहायता करेगी। एक सिविल सेवक में निष्पक्षता और गैर पक्षपात को आवश्यक गुण माना जाता है। ये आवश्यक हैं क्योंकि सिविल सेवकों से बिना किसी पूर्वाग्रह या पूर्वाग्रह के राजनीतिक रूप से तटस्थ तरीके से कानून, संविधान के अनुसार कार्य करने की अपेक्षा की जाती है। आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं। तो हम सब आगे बढ़ते हैं। अब हम सब क्वेश्चन नंबर 6A को देखते हैं। 6A प्रदर्शन, जवाबदेही और नैतिक आचरण सुनिश्चित करने के लिए न्यायपालिका सहित सार्वजनिक सेवा के हर क्षेत्र में एक स्वतंत्र और सशक्त सामाजिक लेखा परीक्षा तंत्र एक परम आवश्यक है। विस्तार से कहना, इस क्वेश्चन का आप आंसर कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। सोशल ऑडिट ऐसे सेवा प्रदाता और जनता, विशेष रूप से लाभार्थियों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित सार्वजनिक सेवाओं के प्रदर्शन के मूल्यांकन का एक अभ्यास है। मनरेगा ग्राम सभा द्वारा ऐसे को अनिवार्य बनाने वाला पहला अधिनियम था। इसके अलावा अधिकांश राज्यों ने PMAY, MDM आदि जैसे कार्यक्रमों के ऐसे की सुविधा के लिए सामाजिक लेखा परीक्षा इकाइयों ASU की स्थापना की है।
मेघालय ने ऐसे को कानूनी समर्थन भी प्रदान किया है। सामाजिक लेखा परीक्षा प्रदर्शन, जवाबदेही और नैतिक आचरण सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है क्योंकि 1. सामाजिक लेखा परीक्षा सरकारी अभिलेखों के वित्तीय लेखा परीक्षा से परे लाभार्थियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए सार्वजनिक सेवाओं के प्रभाव का आकलन करने के लिए है। यह विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं के प्रदर्शन में सुधार करने में मदद करता है। 2. यह शासन को सहभागी बनाता है और लाभार्थी को अधिकार, जनसुनवाई से उत्तर प्राप्त करने की शक्ति देकर सशक्त बनाता है। 3. यह प्रणाली को और अधिक पारदर्शी बनाता है और सार्वजनिक कार्यालयों में रिकॉर्ड रखने की प्रथाओं में सुधार करता है। जनसुनवाई प्लस पारदर्शिता टू जवाबदेही। 4. यह सुगमता के अंतर को दूर करता है और जनता और प्रशासन के बीच विश्वास बनाने में मदद करता है। 5. न्यायपालिका की अवमानना के प्रावधान ने रचनात्मक आलोचना को भी प्रतिबंधित कर दिया है और विधायिका न्यायिक आचरण पर चर्चा नहीं कर सकती है। सामाजिक लेखा परीक्षा न्यायपालिका के लिए एक प्रतिक्रिया तंत्र बनाकर और न्यायिक प्रक्रिया पुनर्रचना में सहायता करके न्याय वितरण प्रणाली में सुधार करने में मदद कर सकती है। 6. सेवा वितरण एजेंसी जनता की अपेक्षाओं के बारे में अधिक जागरूक हो जाती है और जनता वास्तविक प्रशासनिक बाधाओं से अवगत हो जाती है। इसे अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है जो सार्वजनिक राय की व्यक्तिपरकता के साथ प्रक्रियाओं की निष्पक्षता को सुझाने में मदद कर सकता है। हालांकि जागरूकता की कमी, राजनीतिक और प्रशासनिक इच्छाशक्ति में कमी के साथ साथ अन्य सीमाओं के कारण सा ने अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया है। सार्वजनिक सेवाओं के लिए सा को अनिवार्य करने वाला एक राष्ट्रीय कानून एक कदम आगे हो सकता है। आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं। तो हम सब आगे बढ़ते हैं। अब हम सब क्वेश्चन नंबर 6B को देखते हैं। 6B ईमानदारी एक ऐसा मूल्य है जो मनुष्य को सशक्त बनाता है। उपयुक्त दृष्टांत के साथ औचित्य सिद्ध कीजिए। इस क्वेश्चन का आप आंसर कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। एक व्यक्ति में सत्यनिष्ठा, नैतिक सिद्धांतों की सुदृढ़ता, अविच्छिन्न गुणों के चरित्र, ईमानदारी और ईमानदारी को इंगित करती है। ईमानदारी वाला व्यक्ति अपने मजबूत चरित्र के माध्यम से सशक्त होता है, जो लगातार नैतिक और नैतिक सिद्धांतों का पालन करके निर्मित होता है। 1. पेशेवर अखंडता के उच्च मानक। पेशेवर अखंडता एक खुले, पारदर्शी और जिम्मेदार तरीके से काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है, इस प्रकार उन्हें पेशेवर रूप से सशक्त बनाती है। उदाहरण के लिए, लाल बहादुर शास्त्री ने एक रेल दुर्घटना की जिम्मेदारी लेते हुए रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। भारत के दूसरे पीएम बनने में उनकी ईमानदारी का महत्वपूर्ण योगदान था। 2. सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त TN शेषन को चुनावी प्रथाओं में सुधार के लिए क्रोनी मीडिया और भ्रष्ट राजनेताओं द्वारा दंडित किया गया था। हालांकि उनकी ईमानदारी ने उन्हें पारदर्शिता और दक्षता के प्रतीक के रूप में स्थापित करने में मदद की। 3. नेतृत्व में सत्यनिष्ठा। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को रद्द कर दिया। उन्हें अपने अनुयायियों से कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा था। हालांकि उनका अभिन्न दृष्टिकोण एक अहिंसक स्वतंत्रता संग्राम के निर्माण में सहायक था। 4. खेल में सत्यनिष्ठा। क्रिकेट मैच खेल रहे सचिन तेंदुलकर ने गेंदबाज की अपील के बाद मैदान से बाहर चलने का फैसला किया, भले ही उन्हें साम्राज्य द्वारा नॉट आउट घोषित किया गया था। हालांकि वो अपना शतक नहीं बना सके, लेकिन उनकी ईमानदारी ने उन्हें एक सम्माननीय खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया, जिसे दुनिया भर में सम्मानित किया गया। वफादारी एक व्यक्ति को एक ओर अपनी इच्छाओं और दूसरी ओर अपने मूल्यों, विश्वास सिद्धांतों के बीच संघर्ष को हल करने में मदद करती है। यह क्षणिक रूप से आत्म पराजय के रूप में प्रकट हो सकता है, लेकिन यह लंबे समय में मनुष्य को सशक्त बनाता है। आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं। तो हम सब आगे बढ़ते हैं। अब हम सब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। Q7 सुनील एक युवा लोक सेवक है तथा सक्षमता, ईमानदारी, समर्पण तथा मुश्किल और दुर्वह कार्यों के लिए अथक प्रयास हेतु उसकी प्रतिष्ठा है। उसकी प्रोफाइल को देखते हुए उसके अधिकारियों ने उसे एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण और संवेदनशील कार्यभार को संभालने के लिए चुना था। उसे अवैध बालू खनन के लिए कुख्यात आदिवासी बहुल जिले में तैनात किया गया। नदी पट्टी से अनियंत्रित रूप से बालू उत्खनन करके ट्रकों से ढोकर उसको काला बाजार में बेचा जा रहा था। यह अवैध बालू खनन माफिया स्थानीय कार्यकर्ताओं और आदिवासी बाहुबलियों के सहयोग से काम कर रहा था, जो बदले में चुनिंदा गरीब आदिवासियों को रिश्वत देते रहते थे तथा उनको डरा और धमका कर रखते थे।
सुनील ने एक तेज और ऊर्जावान अधिकारी होने के नाते जमीनी हकीकत पहचानकर और माफिया के द्वारा कुटिल तथा संदिग्ध तंत्र के माध्यम से अपनाए गए उनके तौर तरीकों को तुरंत पकड़ लिया। पूछताछ करने पर उसने पाया कि उसके अपने कार्यालय के कुछ कर्मचारियों की उनसे मिलीभगत है और उन्होंने उनके साथ घनिष्ठ अवांछनीय गठजोड़ विकसित कर लिया है। सुनील ने उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू की और उनके बालू से भरे ट्रकों की आवाजाही के अवैध संचालन पर छापे मारना शुरू कर दिया। माफिया भड़क गया क्योंकि पहले बहुत अधिकारियों ने उनके विरुद्ध इतने बड़े कदम नहीं उठाए थे। कार्यालय के कुछ कर्मचारियों ने जो कथित तौर पर माफिया के करीब थे, उनको सूचित किया कि अधिकारी उस जिले में माफिया के अवैध बालू खनन संचालन को साफ करने के लिए दृढ़ संकल्पित है और उन्हें अपूरणीय क्षति हो सकती है। माफिया शत्रुतापूर्ण हो गया और जवाबी हमला शुरू किया। आदिवासी बाहुबली और माफिया ने उसको गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देना शुरू कर दिया। उसके परिवार, पत्नी और वृद्ध माता का पीछा किया जा रहा था। वे उनकी वास्तविक निगरानी में थे जिससे कि उन सभी को मानसिक यातना, यंत्रणा और तनाव हो रहा था। उस समय मामले ने गंभीर रूप धारण कर लिया जब एक बाहुबली उसके कार्यालय में आया और उसको छापे मारना इत्यादि बंद करने की धमकी दी और कहा कि उसका हाल उसके पूर्व अधिकारियों से अलग नहीं होगा। 10 वर्ष पूर्व माफिया द्वारा एक अधिकारी की हत्या कर दी गई थी। इस स्थिति को संभालने में सुनील के लिए उपलब्ध विभिन्न विकल्पों की पहचान कीजिए। बी, आपके द्वारा सूचीबद्ध विकल्पों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। सी, आपके विचार से उपर्युक्त में से कौन सा विकल्प सुनील के लिए सबसे उपयुक्त होगा और क्यों? इस क्वेश्चन का आप आंसर कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। हितधारक: सुनील अपनी सत्यनिष्ठा, समर्पण और ईमानदारी के साथ एक सक्षम सिविल सेवक। माफिया उनका परिवार, पत्नी और मां। स्थानीय अधिकारी उनके कार्यालय के कर्मचारी। नैतिक मुद्दे शामिल: सेवा के प्रति ईमानदारी बनाम पारिवारिक सुरक्षा, व्यावसायिक मूल्य बनाम व्यक्तिगत मूल्य। बी, उपलब्ध विकल्प 1, छापे बंद करो। मेरिट: वो अपने और अपने परिवार के जीवन को सुरक्षित करने में सक्षम होगा। माफिया: स्थानीय पदाधिकारियों और आदिवासी बाहुबलियों का विश्वास जीते जिसके परिणामस्वरूप भविष्य में उन्हें कोई खतरा न हो, कुछ अवैध संतुष्टि मिल सकती है और एक विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अवगुण: उन्होंने नौकरी के लिए अपनी ईमानदारी के साथ समझौता किया, ईमानदारी खो दी, इसलिए अपनी पिछली छवि और सम्मान खो दिया। अपने कार्यालय के कर्मचारियों के लिए एक गलत मिसाल कायम की, पूरे सिस्टम में भ्रष्टाचार बढ़ा क्योंकि वो एक वरिष्ठ अधिकारी है। नदी प्रणाली के साथ साथ पर्यावरण को भी काफी नुकसान पहुंचा है। 2, माफिया के खिलाफ छापेमारी जारी रखें। मेरिट: वो अपने काम और निवासियों के साथ न्याय करता है। पर्यावरण को होने वाले नुकसान को रोकें। अवैध बालू खनन जैसे माफिया और उससे जुड़े अपराधों को हतोत्साहित करें। अवगुण: वो अपनी जान या अपने परिवार को खो सकता है, वो स्थायी चोट या भयभीत जीवन को गर्म कर सकता है, वो अपने अधीनस्थों के जीवन को खतरे में डालता है। 3, खुद को बचाएं और स्थानांतरण की तलाश करें। मेरिट: साथ ही वो अपने जीवन और परिवार को बचा सकता है। सेवा में उनकी ईमानदार छवि के साथ ही वो इस मुद्दे को उच्च अधिकारी तक पहुंचा सकते हैं। अवगुण: माफिया के डर से वो अपनी नौकरी से भाग सकता है जो उसे जीवन भर मानसिक कलंक का कारण बनता है। माफिया को प्रोत्साहन के परिणामस्वरूप उस क्षेत्र में अधिक पर्यावरणीय क्षति और अपराध हुआ। कर्मचारियों को रिश्वत लेने और सिस्टम खराब करने के लिए प्रोत्साहित करना। सी, मैं चाहता हूं कि सुनील को दूसरा उपलब्ध विकल्प चुनना चाहिए और छापेमारी करना जारी रखना चाहिए और पर्यावरण को बचाना चाहिए। ऐसा करके वो क्षेत्र के लोगों के साथ और अपनी पेशेवर ईमानदारी के साथ न्याय कर सकता है। और अगर वो माफिया को रोकने में सक्षम है तो स्थानीय आदिवासी उसे समर्थन देते हैं ताकि स्थानीय पदाधिकारी माफिया को अपना समर्थन लेने के लिए मजबूर हो जाएं, फिर माफिया कमजोर हो जाता है और आत्मसमर्पण कर सकता है। ऐसा करने से वो इस मुद्दे को उच्च अधिकारी राज्य सरकार के संज्ञान में लाते हैं और सीआरपीएफ, सेना जैसे अतिरिक्त बल की मांग करते हैं, साथ ही उनके और उनके परिवार के लिए अतिरिक्त सुरक्षा की मांग करते हैं। सरकार सुरक्षा और सहायता प्रदान करेगी, फिर वो पूरे अपराध को समाप्त करने के लिए आगे बढ़ेगा और स्थानीय अधिकारियों को जनता के सामने उजागर करेगा जो अपराध में शामिल हैं। इसलिए उन्होंने देश के सभी अधिकारियों के लिए नैतिक होने और अपराध के खिलाफ न झुकने के लिए एक सही मिसाल और प्रोत्साहन दिया और ऐसे विश्वासघाती कर्मचारियों को भी हतोत्साहित किया। यदि वह ऐसा करता है तो उसे अपने कर्तव्य के प्रति सच्ची भावना और सम्मान का एहसास होता है। उसी तरह विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की तरह, जो अपने देश में शत्रुतापूर्ण शत्रुओं द्वारा पकड़े गए थे, लेकिन उनकी यातना और चोटों के आगे नहीं झुके और देश को ऐसे सैनिकों पर ठेस पहुंचाया। आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं। तो हम सब आगे बढ़ते हैं। अब हम सब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। Q8
आप एक मध्यवर्गीय शहर में डिग्री कॉलेज के उप प्रधानाचार्य हैं। प्रधानाचार्य हाल ही में सेवानिवृत्त हुए हैं और प्रबंधन उनके प्रतिस्थापन की तलाश कर रहा है। यह भी माना जाता है कि प्रबंधन आपको प्रधानाचार्य के रूप में पदोन्नत कर सकता है। इस बीच वार्षिक परीक्षा के दौरान विश्वविद्यालय से आए उड़नदस्ते ने 2 छात्रों को अनुचित तरीकों का उपयोग करते हुए हाथों पकड़ लिया। कॉलेज का एक वरिष्ठ व्याख्याता व्यक्तिगत रूप से इन छात्रों को इस कार्य में मदद कर रहा था। यह वरिष्ठ व्याख्याता प्रबंधन का करीबी भी माना जाता था। उनमें से एक छात्र स्थानीय राजनेता का बेटा था, जो कॉलेज को वर्तमान प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से संबंधन कराने में मददगार रहा था। दूसरा छात्र एक स्थानीय व्यवसायी का बेटा था, जिसने कॉलेज चलाने के लिए अधिकतम धन दान दिया था। आपने इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बारे में तुरंत प्रबंधन को सूचित किया। प्रबंधन ने आपको किसी भी कीमत पर उड़नदस्ते के साथ इस मुद्दे को हल करने के लिए कहा। उन्होंने आगे कहा कि इस घटना से न केवल कॉलेज की छवि खराब होगी, बल्कि राजनेता और व्यवसायी भी कॉलेज के कामकाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। आपको यह भी संकेत दिया गया था कि प्रधानाचार्य के रूप में आपकी आगे की पदोन्नति उड़नदस्ते के साथ मुद्दे को हल करने की आपकी क्षमता पर निर्भर करती है। इस दौरान आपके प्रशासन अधिकारी ने सूचित किया कि छात्र संघ के कुछ सदस्य इस घटना में शामिल वरिष्ठ व्याख्याता और छात्रों के खिलाफ कॉलेज के गेट के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस मामले से संबंधित नैतिक मुद्दों पर चर्चा कीजिए। बी, उप प्रधानाचार्य के रूप में आपके पास उपलब्ध विकल्पों का आलोचनात्मक रूप से परीक्षण कीजिए। आप कौन सा विकल्प अपनाएंगे और क्यों? इस क्वेश्चन का आप आंसर कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। हितधारक, आप वाइस प्रिंसिपल के रूप में। कॉलेज प्रबंधन आपको प्राचार्य के रूप में पदोन्नत कर सकता है। धोखाधड़ी में मदद कर रहे वरिष्ठ व्याख्याता। कॉलेज के बाहर प्रदर्शन करते छात्र। उड़नदस्ता शामिल नैतिक मुद्दे, पेशेवर कर्तव्य बनाम व्यक्तिगत लाभ, प्रबंधन का आदेश और कॉलेज की छवि बनाम अन्य ईमानदार छात्रों को न्याय, कॉलेज के लिए फंड और संबद्धता बनाम विरोध करने वाले छात्रों की आवाज। उपलब्ध विकल्प, प्रबंधन के आदेश का पालन करें और उड़नदस्ते को सही तथ्य छिपाकर समझौता करें। प्रबंधन को अपनी अक्षमता दिखाएं कि आप उड़नदस्ते से नहीं निपट सकते। एक अवैध कार्य का समर्थन करने के लिए प्रबंधन को मना करें और उड़नदस्ते को सच बताएं। मैंने छात्रों और वरिष्ठ व्याख्यान और प्रबंधन दोनों के लिए एक सही मिसाल कायम की। उड़नदस्ते ने बताया कि वरिष्ठ व्याख्याता को छोड़कर महाविद्यालय के अन्य सभी कर्मचारी ईमानदार हैं। विद्यार्थी अध्ययन और जीवन के साथ साथ सत्यवादी होने का पाठ भी सीखता है। कॉलेज के बाहर विरोध कर रहे छात्रों सहित छात्रों के बड़े वर्ग के साथ न्याय करें। अवगुण, मुझे प्रिंसिपल के रूप में पदोन्नत नहीं किया जा सकता है। कॉलेज की छवि और प्रतिष्ठा धूमिल हो सकती है, फंडिंग बंद हो सकती है और संबद्धता भी हो सकती है। स्थानीय राजनीतिक और व्यवसाय भी जीवन के हर क्षेत्र में मुझे चोट पहुंचा सकते हैं। तीसरे विकल्प के लिए औचित्य। एक वाइस प्रिंसिपल के रूप में मैंने तीसरे विकल्प को चुनने का फैसला किया ताकि मैंने अपनी पेशेवर अखंडता को बनाए रखा, जो मेरे वर्तमान व्यक्तिगत लाभ को बाधित कर सकता है, लेकिन निश्चित रूप से भविष्य में यह मुझे आत्मविश्वास और नौकरी से संतुष्टि की भावना देगा। ऐसा करके मैं प्रबंधन को बताता हूं कि कॉलेज की छवि खराब नहीं होगी, बल्कि कॉलेज में एक सही मिसाल कायम होगी और ऐसे वरिष्ठ व्याख्याता का समर्थन करने से भविष्य में कॉलेज और भी खराब होगा। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि ऐसे बेईमान छात्र का समर्थन करने से निश्चित रूप से भविष्य में कॉलेज की छवि धूमिल होगी और भविष्य में बड़े पैमाने पर समाज और राष्ट्र के लिए अवांछित हो जाएगा। मैं उड़नदस्ते से अनुरोध करूंगा कि ऐसी सख्त कार्रवाई न करें जिससे छात्र का भविष्य खराब हो जाए, लेकिन एक हल्की सजा दी जा सकती है कि उनके करियर की संभावनाएं खराब न हो और उन्हें सबक भी मिले। आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं। तो हम सब आगे बढ़ते हैं। अब हम सब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। प्रश्न 9, किसी राज्य विशेष की राजधानी में ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। आपको आपकी पेशेवर क्षमता और अनुभव के आधार पर इस प्रतिष्ठित परियोजना के परियोजना प्रबंधक के रूप में चुना गया है। परियोजना को अगले 2 वर्षों में 30 जून 2021 तक पूरा करने की समय सीमा है, क्योंकि इस परियोजना का उद्घाटन मुख्यमंत्री द्वारा जुलाई 2021 के दूसरे सप्ताह में चुनाव की घोषणा से पहले किया जाना है। निरीक्षण दल द्वारा औचक निरीक्षण करने के दौरान संभवतः घटिया सामग्री के प्रयोग के कारण एलिवेटेड कॉरिडोर के एक घाट में एक छोटी सी दरार देखी गई। आपने तुरंत मुख्य अभियंता को सूचित किया और आगे का काम रोक दिया। आपके द्वारा यह आकलन किया गया था कि एलिवेटेड कॉरिडोर के कम से कम 3 पियरों को तोड़कर पुनर्निर्माण किया जाना है।
लेकिन इस प्रक्रिया से परियोजना में कम से कम 4 से 6 महीने की देरी होगी। लेकिन मुख्य अभियंता ने निरीक्षण दल के अवलोकन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि यह एक छोटी सी दरार थी जो किसी भी तरह से पुल की मजबूती और स्थायित्व को प्रभावित नहीं करेगी। उन्होंने आपको आदेश दिया कि आप निरीक्षण दल के अवलोकन को नज़रअंदाज करें और उसी गति से काम करना जारी रखें। उन्होंने आपको बताया कि मंत्री कोई देरी नहीं चाहते क्योंकि वे चाहते हैं कि मुख्यमंत्री चुनाव घोषित होने से पहले एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन करें। आपको यह भी बताया कि ठेकेदार मंत्री का दूर का रिश्तेदार है और वो चाहता है कि वह परियोजना को पूरा करे। उन्होंने आपको यह भी संकेत दिया कि अतिरिक्त मुख्य अभियंता के रूप में आपकी आगे की पदोन्नति मंत्रालय के विचाराधीन है। हालांकि आपने दृढ़ता से महसूस किया कि एलिवेटेड कॉरिडोर के घाट में मामूली दरार पुल के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी और इसलिए एलिवेटेड कॉरिडोर की मरम्मत न करना बहुत खतरनाक होगा। एक दी गई शर्तों के तहत एक परियोजना प्रबंधक के रूप में आपके लिए क्या विकल्प उपलब्ध हैं? बी. परियोजना प्रबंधक को किन नैतिक दुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है? सी. परियोजना प्रबंधक द्वारा सामना की जाने वाली व्यावसायिक चुनौतियों और ऐसी चुनौतियों से निपटने के लिए उनकी प्रतिक्रिया की संभावना क्या है? डी. निरीक्षण दल द्वारा उठाए गए अवलोकन को नज़रअंदाज करने के क्या परिणाम हो सकते हैं? इस क्वेश्चन का आप आंसर कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। हितधारक, परियोजना प्रबंधक, मुख्य अभियंता, मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी के अन्य नेता, उस निर्वाचन क्षेत्र के नागरिक। ए. दी गई शर्तों के तहत एक परियोजना प्रबंधक के रूप में आपके लिए क्या विकल्प उपलब्ध हैं? ऐसे में मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी अपने राजनीतिक फायदे के लिए प्रोजेक्ट को पूरा करने की जल्दबाजी में है। यदि भविष्य में कोई भीषण दुर्घटना होती है तो यह कदम उस निर्वाचन क्षेत्र के नागरिकों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। किसी के राजनीतिक फायदे के लिए नागरिकों के जीवन को खतरे में नहीं डाला जा सकता। परियोजना प्रबंधक को मामूली दरार को सुलझाने से पहले आगे के निर्माण को रोकने का प्रयास करना चाहिए। परियोजना प्रबंधक के पास उपलब्ध विकल्प मुख्य अभियंता को स्थिति की गंभीरता को समझकर परियोजना को रोकने के लिए राजी करते हैं। मुख्यमंत्री से सीधे संवाद करें कि इस परियोजना को और हरी झंडी देने से नागरिकों की जान दांव पर लग सकती है। प्रोजेक्ट मैनेजर को उन्हें समझाना चाहिए कि भविष्य में कोई भी दुर्घटना उनके राजनीतिक करियर को खतरे में डाल सकती है। यदि अनुनय विनय काम नहीं कर रहा है तो परियोजना प्रबंधक को इस स्थिति से सिविल सोसाइटी, मीडिया या विपक्षी नेताओं को अवगत कराना चाहिए ताकि निर्माण में तकनीकी खराबी को दूर करने के लिए सरकार पर अधिक दबाव डाला जा सके। हालांकि इस मामले में परियोजना प्रबंधक की नौकरी और व्यक्तिगत सुरक्षा दांव पर है, लेकिन किसी भी मामले में उसे साहस और ईमानदारी दिखानी होगी। बी. परियोजना प्रबंधक को किन नैतिक दुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है? इस स्थिति में प्रोजेक्ट मैनेजर कई नैतिक दुविधाओं के खिलाफ है। व्यावसायिक लाभ बनाम जनहित, नागरिकों का जीवन। यदि परियोजना प्रबंधक मुख्य अभियंता और मुख्यमंत्री से सहमत है और परियोजना के साथ आगे बढ़ता है तो उसे सीढ़ी पर पदोन्नत किया जा सकता है, लेकिन जाहिर तौर पर यह अनैतिक और अनैतिक है। भले ही दरार बहुत मामूली हो, लेकिन ऐसी परियोजनाओं में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए जिनमें व्यापक जनहित शामिल हो। यहाँ मुख्य नैतिक संघर्ष उसका पेशेवर लाभ बनाम उसकी अंतरात्मा है, उनकी नौकरी बनाम उनकी ईमानदारी। इस परिदृश्य में अगर उन्होंने सरकार के खिलाफ स्टैंड लेने का फैसला किया तो इस बात की पूरी संभावना है कि उनकी नौकरी चली जाएगी। साथ ही राजनेता उसके खिलाफ प्रतिशोध कार्ड का भुगतान कर सकते हैं। ऐसे में उनकी पर्सनल लाइफ को भी खतरा है। दूसरी ओर उसकी ईमानदारी उसे परियोजना में आगे के काम को रोकने के लिए प्रेरित करेगी। सी. परियोजना प्रबंधक द्वारा सामना की जाने वाली व्यावसायिक चुनौतियां और ऐसी चुनौतियों से निपटने के लिए उनकी प्रतिक्रिया। एक ओर यदि वो अपने नैतिक मूल्यों को छोड़कर परियोजना को आगे बढ़ाता है तो उसे अपने संरक्षण से लाभ प्राप्त हो सकता है। यह उनके पेशेवर जीवन के लिए फलदायी होगा, लेकिन अगर उस निर्माण में कोई दुर्घटना होती है तो वो हमेशा दोषी रहेगा। ऐसे में वो भी अपराध का हिस्सा होगा। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, यदि वो इस मुद्दे पर कोई भिन्न दृष्टिकोण रखता है तो उसे नौकरी से निलंबित किया जा सकता है, क्योंकि इस मुद्दे में शीर्ष राजनीतिक वर्ग शामिल है। यही उनके खिलाफ सबसे बड़ी पेशेवर चुनौती है। उनकी प्रतिक्रियाएं। सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया ईमानदार रहने और सरकार के फैसले के खिलाफ नाराजगी दिखाने की होनी चाहिए, भले ही उसे अपनी नौकरी दांव पर लगानी पड़े। दूसरा, उसे उसी राजनीतिक दल या विपक्षी दलों, नागरिक समाज और अन्य दबाव समूहों के अन्य प्रभावशाली लोगों से समर्थन लेना चाहिए। डी. निरीक्षण दल द्वारा उठाए गए अवलोकन को नज़रअंदाज करने के क्या परिणाम हो सकते हैं? इस छोटी सी लापरवाही का सबसे बड़ा खामियाजा एलिवेटेड कॉरिडोर का गिरना भी पड़ सकता है।
जिससे बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान हो सकता है। उचित योजना के बिना निर्माण भी भगदड़ जैसी स्थिति पैदा कर सकता है। किसी भी प्राकृतिक आपदा जैसे भारी बारिश, भूकंप आदि के मामले में इस प्रकार का निर्माण बहुत नाजुक हो सकता है। आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं। तो हम सब आगे बढ़ते हैं। अब हम सब क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। Q10 कोरोना वायरस रोग महामारी तेजी से विभिन्न देशों में फैली है। 8 मई 2020 तक भारत में कोरोना के 56,342 पॉजिटिव मामले सामने आए थे। भारत को, जिसकी जनसंख्या 1.35 बिलियन से अधिक है, जनसंख्या में कोरोना वायरस के संचरण को नियंत्रित करने में कठिनाई आई थी। इस प्रकोप से निपटने के लिए कई रणनीतियां आवश्यक हो गई थी। भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस प्रकोप के बारे में जागरूकता बढ़ाई और के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाइयां की। भारत सरकार ने वायरस के संचरण को कम करने के लिए पूरे देश में 55 दिनों का लॉकडाउन लागू किया। स्कूल और कॉलेज में शिक्षण, सीखना, मूल्यांकन और प्रमाणीकरण के वैकल्पिक तरीके सामने आए। इन दिनों ऑनलाइन मोड लोकप्रिय हो गया। भारत इस तरह के संकटपूर्ण अचानक हुए हमले के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि मानव संसाधन, धन और ऐसी स्थिति में देखभाल करने के लिए बुनियादी ढांचे के रूप में अन्य सुविधाओं की कमी थी। इस बीमारी ने एक तरफ तो जाति, पंथ, धर्म की परवाह किए बिना किसी को नहीं बखा और दूसरी तरफ अमीर गरीब दोनों को भी नहीं छोड़ा। अस्पताल में बिस्तर, ऑक्सीजन सिलेंडर, एम्बुलेंस, अस्पताल कर्मचारी और शमशान की कमी सबसे महत्वपूर्ण पहलू थे। आप ऐसे समय एक सार्वजनिक अस्पताल में अस्पताल प्रशासक हैं जब कोरोना वायरस ने बड़ी संख्या में लोगों पर हमला किया और अस्पताल में मरीजों का दिन रात आना जाना लगा रहता था। पूरी तरह से जानते हुए कि यह अत्यधिक संक्रामक रोग है और संसाधन तथा बुनियादी ढांचे सीमित हैं, अपने नैदानिक और गैर नैदानिक कर्मचारियों को रोगियों की देखभाल करने में लगाने के लिए आपके मानदंड और औचित्य क्या हैं? यदि आपका निजी अस्पताल है तो क्या आपका औचित्य और निर्णय वैसा ही होता जैसा कि सार्वजनिक अस्पताल में? इस क्वेश्चन का आप आंसर कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। उत्तर: कोविड-19 महामारी ने समाज के सभी वर्गों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। वायरस की अत्यंत संक्रामक प्रकृति के कारण दुनिया भर में स्वास्थ्य अवसंरचना अत्यधिक दबाव में थी। डॉक्टर और नर्स रक्षा की पहली पंक्ति हैं। कोविड मरीजों के सीधे और बार बार संपर्क में आने के कारण फ्रंट लाइन वर्कर्स का जीवन सबसे अधिक असुरक्षित होता है। IMA के मुताबिक भारत में की दूसरी लहर के दौरान 798 डॉक्टरों की जान चली गई। सभी संबंधित जोखिमों के बावजूद डॉक्टरों और अन्य चिकित्सा कर्मचारियों ने अपनी चिकित्सा नैतिकता का पालन किया और लाखों मरीजों की जान बचाई। फ्रंटलाइन कार्यकर्ता की ओर से यह कार्य नैतिकता, अखंडता, करुणा और सहानुभूति और भावनात्मक बुद्धिमत्ता की परिणति थी, जिसने उन्हें भारत में कोविड-19 की 2 लहरों के दौरान वो हासिल किया जो उन्होंने किया था। यदि मैं अस्पताल का प्रशासक हूं, तो मेरे पास अपने नैदानिक और गैर नैदानिक कर्मचारियों को रोगी की देखभाल के लिए रखने के लिए निम्नलिखित मानदंड और औचित्य होंगे। 1. सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, मैं मजबूत प्रोटोकॉल स्थापित करूंगा, जिसके तहत किसी को भी बिना मास्क और फेस शील्ड के अस्पताल परिसर में काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 2. नैदानिक और गैर नैदानिक कर्मचारियों की सुरक्षा पर सबसे अधिक जोर दिया जाना चाहिए, विशेष रूप से उन लोगों की जो सीधे तौर पर कोविड पॉजिटिव रोगियों के साथ काम कर रहे हैं। 3. अस्पताल के सभी क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल स्टाफ के लिए PPE किट अनिवार्य होनी चाहिए। 4. प्रोटोकॉल के तहत अस्पताल परिसर के बार बार सैनिटाइजेशन पर पर्याप्त जोर दिया जाना चाहिए। 5. प्रोटोकॉल के तहत किसी भी नैदानिक या गैर नैदानिक कर्मचारी और उनके परिवार के किसी भी सदस्य जो वायरस से संक्रमित हो जाता है को मुफ्त चिकित्सा सहायता प्रदान की जाएगी। जैसा कि मैं अस्पताल प्रशासन करता हूं, यह मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं उनका अच्छा स्वास्थ्य सुनिश्चित करूं। 6. यदि यह एक सार्वजनिक अस्पताल है, तो मैं राज्य सरकार से अस्पताल के कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का आग्रह करूंगा। साथ ही मैं अपने अस्पताल के फ्रंट लाइन वर्कर्स को प्रोत्साहन राशि देने का प्रस्ताव रखूंगा। 7. यदि किसी नैदानिक या गैर नैदानिक कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उनके बच्चों की शिक्षा का पूरा खर्च अस्पताल प्रबंधन द्वारा वहन किया जाना चाहिए। साथ ही मृतक परिवार को उनके आगे के अस्तित्व के लिए उचित मौद्रिक राशि दी जानी चाहिए। 8. नैदानिक और गैर नैदानिक दोनों सहित अस्पताल के कर्मचारियों की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले या आहत करने वाले रोगियों के परिवार के किसी भी सदस्य के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। 9. प्रोटोकॉल के तहत
उन कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जाना चाहिए जिनके पास उच्च रक्तचाप, मधुमेह आदि जैसे अन्य संरेखण हैं, क्योंकि वे वायरस के प्रति अधिक संवेदनशील हैं। 10. उपरोक्त सभी दिशानिर्देशों और नियमों के साथ, मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि सभी कर्मचारी अपनी चिकित्सा नैतिकता और प्रोटोकॉल का पालन करके अपने कर्तव्यों का कुशलतापूर्वक निर्वहन कर रहे हैं। बी. निजी अस्पताल महामारी के दौरान हमने देखा है कि कई निजी अस्पताल रोगी की चिकित्सा स्थिति का लाभ उठाकर और रोगी के परिवार से मोटी रकम वसूल कर अनैतिक तरीके अपनाते हैं। यह निश्चित रूप से चिकित्सा नैतिकता के खिलाफ है। साथ ही मेडिकल इमरजेंसी के समय इस तरह की प्रथाओं में शामिल होना अमानवीय है। यदि मैं निजी अस्पताल का प्रशासक हूं, तो मैं उपरोक्त सभी प्रोटोकॉल का पालन करूंगा। साथ ही मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि अस्पताल अधिक पैसे वसूल कर अनैतिक कार्यों में लिप्त न हो। साथ ही मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि वास्तविक जरूरतमंद मरीजों पर वीआईपी और प्रभावशाली लोगों को वरीयता देकर अस्पताल पक्षपातपूर्ण प्रथाओं में शामिल नहीं हो रहा है। सरल भाषा में निजी अस्पताल में पारदर्शिता की संस्कृति लाने का प्रयास करूंगा। आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं। तो हम सब आगे बढ़ते हैं। अब हम सब क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। Q11. भारत में स्थित एक प्रतिष्ठित खाद्य उत्पाद कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए एक खाद्य उत्पाद विकसित किया और आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद उसका निर्यात शुरू कर दिया। कंपनी ने इस उपलब्धि की घोषणा की और यह संकेत भी दिया कि जल्द ही यह उत्पाद घरेलू उपभोक्ताओं के लिए लगभग समान गुणवत्ता और स्वास्थ्य लाभ के साथ उपलब्ध कराया जाएगा। तदनुसार कंपनी ने अपने उत्पाद को घरेलू सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कराया और उत्पाद को भारतीय बाजार में लॉन्च किया। कंपनी ने समय के साथ बाजार में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया और घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्याप्त लाभ अर्जित किया। हालांकि निरीक्षण दल द्वारा किए गए यादृच्छिक नमूनों रैंडम सैंपल के परीक्षण में पाया गया कि सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त अनुमोदन से भिन्न उत्पाद को घरेलू स्तर पर बेचा जा रहा है। आगे की जांच में यह भी पता चला कि खाद्य कंपनी न केवल ऐसे उत्पादों को बेच रही थी जो देश के स्वास्थ्य मानकों को पूरा नहीं कर रहे थे, बल्कि अस्वीकृत निर्यात उत्पाद को भी घरेलू बाजार में बेच रही थी। इस प्रकरण ने खाद्य कंपनी की प्रतिष्ठा और लाभदायकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। घरेलू बाजार के लिए निर्धारित खाद्य मानकों का उल्लंघन करने और अस्वीकृत निर्यात उत्पादों को घरेलू बाजार में बेचने के लिए खाद्य कंपनी के खिलाफ सक्षम प्राधिकारी द्वारा आप क्या कार्रवाई की कल्पना करते हैं? बी. संकट को हल करने और अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस लाने के लिए खाद्य कंपनी के पास क्या क्रियाविधि उपलब्ध है? सी. मामले में निहित नैतिक दुविधा की जांच कीजिए। इस क्वेश्चन का आप आंसर कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। उत्तर दिया गया केस स्टडी कॉर्पोरेट गवर्नेंस में सार्वजनिक हित और लाभप्रदता के बीच एक प्रतियोगिता प्रस्तुत करता है और निजी संस्थानों में नैतिकता की कमी की समस्या पर प्रकाश डालता है। सक्षम अधिकारियों द्वारा कंपनी के खिलाफ निम्नलिखित कार्रवाई की जा सकती है। 1. याद रखना और नष्ट करना। चूंकि विचाराधीन उत्पाद खाने योग्य हैं, वे सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करते हैं। कंपनी को बाजार से उत्पादों को वापस बुलाने और अधिकारियों की देखरेख में उन्हें नष्ट करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। 2. मौद्रिक जुर्माना। अल्पकालिक व्यावसायिक लाभ की खोज में सार्वजनिक हितों की अनदेखी करने की लागत पर जोर देने के लिए पर्याप्त मौद्रिक जुर्माना लगाया जाना चाहिए। 3. शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही सार्वजनिक स्वास्थ्य पर परिणामी प्रभाव, जैसे कैंसरजन्य या आनुवांशिक प्रभाव, बच्चों पर प्रभाव इत्यादि के अनुसार वर्गीकृत प्रतिक्रिया पर आधारित होनी चाहिए। 4. समीक्षा और पुनः अनुमोदन तक घरेलू और साथ ही निर्यात के लिए अनुमोदन रद्द करें। यह एक स्रोत के रूप में देश की प्रतिष्ठा के नुकसान से बचाने में मदद करेगा और निर्धारित नियमों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देगा। बी. कंपनी संकट को हल करने और अपनी प्रतिष्ठा वापस पाने के लिए निम्नलिखित कदम उठा सकती है। 1. सार्वजनिक माफी को गलत आचरण के लिए वास्तविक खेद व्यक्त करना चाहिए। 2. उन निर्णयों की जिम्मेदारी तय करने के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा और जांच की जानी चाहिए जो संकट का कारण बने। 3. कंपनी के मूल्यों और कर्मचारियों, मध्य प्रबंधन और शीर्ष नेतृत्व के बीच मूल्य वृद्धि की प्रक्रिया की समीक्षा करें। नेतृत्व में परिवर्तन की आवश्यकता हो सकती है। 4. शीर्ष नेतृत्व और कारखाने के फर्श के बीच संचार की सीधी रेखा के साथ गुणवत्ता नियंत्रण शासन में परिवर्तन गुणवत्ता मानदंडों को एक पायदान पर रख सकता है। 5. अल्पावधि मुनाफे पर गुणवत्ता और स्वास्थ्य पर आंतरिक जोर का संचार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं जैसे 6 सिग्मा के अनुसार बेंचमार्किंग में प्रतिबिंबित होना चाहिए। सी. इस मामले में नैतिक दुविधाएं इस प्रकार हैं।
1. सार्वजनिक स्वास्थ्य बनाम निजी लाभ। कॉरपोरेट्स के निजी लाभ के हित होते हैं, लेकिन समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी भी होती है। नैतिकता के बिना वाणिज्य 7 गांधीवादी पापों में से एक है। 2. कांटियन अधिकार बनाम राष्ट्रीय हित। यदि सही पाया जाता है तो सख्त कार्रवाई करना, जैसे कि आपराधिक कार्यवाही, निवेश को प्रभावित कर सकती है, सनसनी पैदा कर सकती है और खाद्य उत्पादों आधारित निर्यात के स्रोत के रूप में भारत की प्रतिष्ठा को कमजोर कर सकती है। 3. सामान्य अच्छा बनाम व्यावसायिक हित। व्यावसायिक हित पर ध्यान केंद्रित करने से सार्वजनिक स्वास्थ्य और निर्यात से आम अच्छे को खतरा है। 4. निर्यात और घरेलू बाजार के मानकों के अनुपालन में बदलाव, घरेलू विनियमन के प्रति सम्मान की कमी और कंपनी के भीतर नस्लीय पूर्वाग्रहों की संभावना को दर्शाता है। मूल्य की खोज और मुनाफे की खोज को कॉरपोरेट्स के आचरण का मार्गदर्शन करना चाहिए। विश्वास और ग्राहक वफादारी ऐसे महत्वपूर्ण मूल्य हैं जिन्हें एक कंपनी केवल नैतिक शासन की नींव पर ही बना सकती है। आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं। तो हम सब आगे बढ़ते हैं। अब हम सब क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। Q12. पवन पिछले 10 वर्षों से राज्य सरकार में अधिकारी के पद पर कार्यरत है। नियमित स्थानांतरण के अंतर्गत उसे दूसरे विभाग में तैनात किया गया। उसने अन्य 5 साथियों के साथ एक नए कार्यालय में कार्यभार ग्रहण किया। कार्यालय का प्रमुख एक वरिष्ठ अधिकारी था जो अपने कार्यालय की कार्यप्रणाली में निपुण था। सामान्य पूछताछ के दौरान पवन को पता चला कि वरिष्ठ अधिकारी का खुद का पारिवारिक जीवन अशांत होने के साथ साथ वो कठोर और असंवेदनशील छवि वाला है। शुरू में लगा कि सब ठीक चल रहा है, हालांकि कुछ समय बाद ही पवन ने महसूस किया कि उसका वरिष्ठ अधिकारी आमतौर पर उसको अपमानित करता था और कभी-कभी अविवेकी था। बैठकों में पवन जो भी सुझाव देता था उन्हें सिरे से खारिज कर दिया जाता था और दूसरों की उपस्थिति में वरिष्ठ अधिकारी नाराजगी व्यक्त करता था। यह वरिष्ठ अधिकारी के काम की शैली का तरीका बन गया, जिसमें उसको अलग ढंग से दिखाया जाता है, उसकी कमजोरियों को उजागर किया जाता और सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जाता था। यह स्पष्ट हो गया कि यद्यपि ये काम से संबंधित कोई गंभीर समस्या, कमियां नहीं थी, लेकिन वरिष्ठ अधिकारी हमेशा किसी न किसी बहाने से उसे डांटता और उस पर चिल्लाता। पवन के लगातार उत्पीड़न और सार्वजनिक आलोचना के परिणाम स्वरूप उसके आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और संभाव को नुकसान पहुंचा। पवन ने महसूस किया कि वरिष्ठ अधिकारी के साथ उसके संबंध और अधिक विषाक्त होते जा रहे हैं तथा यह निरंतर तनावग्रस्त, चिंतित एवं दबाव महसूस करने लगा। उसका मन नकारात्मकता से भरा हुआ था और उसे मानसिक यातना, पीड़ा और व्यथा को झेलना पड़ रहा था। आखिरकार इसने इसके व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया और संतुष्ट नहीं रहता था, बल्कि बिना किसी कारण के वह अपनी पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ अपना आपा खो देता था। पारिवारिक वातावरण सुखद और अनुकूल नहीं रह गया था। उसकी पत्नी, जो हमेशा उसके साथ देती थी, वह भी नकारात्मकता और शत्रुतापूर्ण व्यवहार का शिकार हो गई। कार्यालय में के अपमान, उत्पीड़न के कारण उसके जीवन से आराम और खुशी लगभग गायब हो गई। इस प्रकार इससे उसके शारीरिक और मानसिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाया। इस स्थिति से निपटने के लिए पवन के पास कौन से विकल्प उपलब्ध है? बी. कार्यालय और घर में शांति, प्रशांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण लाने के लिए पवन को क्या दृष्टिकोण अपनाना चाहिए? सी. एक बाहरी व्यक्ति के रूप में वरिष्ठ अधिकारी तथा अधीनस्थ दोनों के लिए इस कार्य निष्पादन और मानसिक तथा भावनात्मक स्वास्थ्य में सुधार के लिए आपके क्या सुझाव है? डी. उपर्युक्त परिदृश्य में आप सरकारी कार्यालयों में विभिन्न स्तरों के अधिकारियों के लिए किस प्रकार के प्रशिक्षण का सुझाव देंगे? इस क्वेश्चन का आप आंसर कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। उत्तर: हितधारक 1. पवन 2. उसका बॉस 3. कार्यालय में अन्य सहयोगी 4. पवन का परिवार 5. राज्य सरकार के अन्य अधिकारी। अच्छी काम करने की स्थिति सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में नियोक्ताओं का एक अनिवार्य अधिकार है। कार्यस्थल पर उत्पीड़न और मानसिक प्रताड़ना न केवल अवैध है बल्कि अत्यधिक अनैतिक व्यवहार भी है। इसका सीधा असर मानवीय गरिमा पर पड़ता है। सभी व्यक्तियों के समग्र विकास के लिए अच्छा शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य अनिवार्य है। दिए गए परिदृश्य में पवन अत्यधिक जहरीले वातावरण में काम कर रहा है, जो उसके स्वयं के भावनात्मक स्वास्थ्य और उसके परिवार के साथ उसके संबंधों को प्रभावित कर रहा है। उसके बॉस का व्यवहार भी पवन के स्वाभिमान और मनोबल को कमजोर कर रहा है। यह जाहिर तौर पर काम का माहौल नहीं है, जहां पवन अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन दोनों का पोषण कर सकता है। 1. पवन के पास उपलब्ध विकल्प। चूंकि पवन राज्य सरकार के अधीन कार्यरत है,
इसलिए उसे अपने वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ कार्यस्थल पर अत्यंत गैर पेशेवर और विषाक्त व्यवहार के लिए शिकायत दर्ज करनी चाहिए। वो न्यायिक मार्ग भी अपना सकता है। यदि उसकी शिकायतों का ठीक से समाधान नहीं किया जाता है तो वो दूसरे कार्यालय में स्थानांतरण की मांग भी कर सकता है, क्योंकि यह कार्य वातावरण उसके लिए असहिष्णु है और अब यह उसकी पत्नी के साथ उसके संबंधों को भी प्रभावित कर रहा है। वो अन्य सहकर्मियों, नौकरियों के साथ आम सहमति बना सकता है यदि उन्होंने समान अपमान का सामना किया हो या सामना किया हो। इस तरह के परिदृश्यों में सामूहिक आवाज प्रभावी हो सकती है। अगर वो केवल पवन के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है तो उसे वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ भेदभाव का मामला दर्ज करना चाहिए। उन्हें इस भावनात्मक आघात को अपने परिवार के सदस्यों के साथ साझा करना चाहिए। इससे समझ विकसित होगी और उसे भावनात्मक सहयोग मिलेगा। उन्हें साहस दिखाना चाहिए और भविष्य में इस तरह का व्यवहार न करने के संबंध में वरिष्ठ अधिकारी से सीधे संवाद करना चाहिए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के समग्र विकास के लिए स्वाभिमान बहुत आवश्यक है। घर में ऑफिस का गुस्सा बाहर न निकालकर पवन को इमोशनल इंटेलिजेंस का विकास करना चाहिए। बी, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, वरिष्ठ अधिकारी व्यक्तिगत जीवन को भी परेशान कर रहे हैं, लेकिन कार्यस्थल पर उनके भावनात्मक रूप से अस्वस्थ व्यवहार का बहाना नहीं होना चाहिए। पवन कुछ समय के लिए अपने वरिष्ठ के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करने का प्रयास कर सकता है, लेकिन यह पारस्परिक नहीं हो रहा है। उसे अन्य साधनों को अपनाना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के संतुलित जीवन और समग्र विकास के लिए भावनात्मक बुद्धिमत्ता बहुत महत्वपूर्ण है। पवन को योग और ध्यान जैसे साधनों का अभ्यास करके इसे सीखना चाहिए। इससे उनकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ हार्मनी में आ जाएगी। भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए परिवार के साथ बातचीत और चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है। पवन को अपनी पत्नी के साथ अपनी स्थिति पर चर्चा करनी चाहिए। इससे उसे नैतिक और भावनात्मक सहारा मिलेगा। साथ ही परिवार उसे भविष्य की किसी भी कार्रवाई के बारे में बहुमूल्य जानकारी देगा। सी, एक बाहरी व्यक्ति के रूप में मेरा मानना है कि दी गई स्थिति में किसी भी उच्च अधिकारी द्वारा हस्तक्षेप 1 घंटे की आवश्यकता है। साथ ही पूरी स्थिति की निगरानी और जांच के लिए एक पारदर्शी समिति का गठन किया जाना चाहिए। यदि निष्पक्ष जांच के बाद समिति वरिष्ठ अधिकारी को दोषी पाती है तो उसके खिलाफ पेशेवरता की सही मिसाल कायम करने के लिए सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। यदि आवश्यक हो तो पवन को परामर्श केंद्र भेजा जाना चाहिए। साथ ही वरिष्ठ अधिकारी को भी परामर्श केंद्र पर भेजा जाए यदि वो किसी भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक समस्या का सामना कर रहा है। कार्यालय में शांति एवं सद्भाव बनाए रखने के लिए बार बार गोष्ठी एवं टीम निर्माण गतिविधियों का संचालन करना चाहिए। पदानुक्रम के बावजूद सभी कर्मचारियों को भावनात्मक बुद्धिमत्ता, सहानुभूति और करुणा और टीम भावना का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए। डी, लोक अधिकारी हर दिन कई तरह के मुद्दों से निपट रहे हैं। साथ ही कई बार वे अत्यधिक तनाव के माहौल में भी काम कर रहे होते हैं। इस तरह की कामकाजी परिस्थितियों में सरकार के विभिन्न स्तरों पर कार्यालयों को भावनात्मक बुद्धिमत्ता का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए। साथ ही उन्हें सामूहिक रूप से एक टीम में काम करना होता है। इसके लिए उन्हें विभिन्न टीम बिल्डिंग मॉड्यूल सिखाए जाने चाहिए। महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, भगवान बुद्ध आदि के जीवन की सीख और नैतिक सिद्धांत उन्हें अवश्य सिखाए जाने चाहिए। उन्हें सामाजिक संपर्क कौशल और अनुनय कौशल भी सिखाया जाना चाहिए। आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं।